हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति शाक्य एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन। इस एक वीडियो में आपकी हो जाएगी पूरी वर्णमाला तैयार, जो कि सिर्फ आपको लगने वाले हैं पूरी वर्णमाला तैयार करने में 10 मिनट। तो 10 मिनट में पूरी वर्णमाला तैयार करने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो लोग भी यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी टीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी, आरआरबी, बीएड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, मतलब कि जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं, तो उन वर्णों को क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर और निरुनासिक स्वर। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन वर्णों को बोला जाता है डी यानी निरुनासिक स्वर, जिसमें नाक का पार्टिसिपेशन यानी कि नाक के द्वारा वायु नहीं निकलती है, सिर्फ मुख से निकलती है, उन्हें निरुनासिक बोलते हैं। और जब जिसमें मुख और नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठे तालव्य। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी यानी कि कंठे तालव्य। क्यों? क्योंकि जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं, जैसे हम ए का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो क्या बनता है? ए का संधि विच्छेद होता है आ प्लस ई, जिसमें से आ का उच्चारण हम कंठ से करते हैं जबकि ई का उच्चारण तालु से करते हैं, इसीलिए इसे कंठ तालव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जब हम ए का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है आ प्लस और ए, आ प्लस ए, आय का उच्चारण वो संधि विच्छेद करते हैं तो आ हो जाता है हमारा कंठ से, और ये कंठ और तालव्य दोनों से है, तो इनका दोनों का उच्चारण किससे होता है? कंठ तालव्य से। तो ये दोनों ही वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर मतलब जीवा की आकृति के आधार पर हमारे जो वर्ण हैं, स्वर, जीवा की आकृति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो पश्च स्वर में आता है हमारा बड़ा आ, उ, ठीक है, और ओ और आओ, ओ और आओ। तो ये सभी आते हैं हमारे पश्च स्वर में, जबकि मध्य स्वर में सिर्फ ओ आता है, और अग्र स्वर में आते हैं ई, ए और ऐ। ये सभी आते हैं हमारे अग्र स्वर में। तो इनमें से पश्च स्वर है तो अब आप आराम से देख के बता सकते हैं कौन सा है? ए यानी कि आ हमारा क्या है? पश्च स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो अब आप इसमें से देख के आसानी से बता सकते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतःस्थ व्यंजन है य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? ए यानी कि तालु, यानी चा वर्ग के जितने भी च, छ, ज, झ, ण, ये सभी किससे? तालु से उच्चारित हैं, जबकि मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से होते हैं? टा वर्ग, टा, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, कंठ से उच्चारित होने वाले होते हैं का वर्ग, का, ख, ग, घ, ण, और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले होते हैं पा वर्ग, पा, फा, ब, भ, म, ये सभी किससे उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से। तो यानी च और छ जो हैं वो किससे उच्चारित वर्ण है? तालु से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या है? स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11, यानी कि अ से लेके अ तक हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और उनके बाद हमारी अनुस्वार आता है, यानी अंग आता है। ठीक है, उसे ही अनुस्वार कहा जाता है। तो क्या सही आंसर क्या होगा? स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ? तो जो ओ और औ हमारे वर्ण हैं वो किस प्रकार के हैं? कंठोष्ठ वर्ण है। कंठोष्ठ वर्ण क्यों कहा गया है इनको? कंठोष्ठ का अर्थ होता है कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले। जब हम ओ का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है? आ प्लस उ, यानी अ जो है वो हमारा कंठ से उच्चारित है, जबकि उ जो है वो ओष्ठ से उच्चारित है, इसीलिए इसे कंठोष्ठ कहा जाता है। और जब हम अ का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है अ प्लस ओ, यानी ओ तो ऑलरेडी कंठोष्ठ से उच्चारित है और आ भी कंठ से, तो इसको भी कंठोष्ठ से उच्चारित यानी कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है, इन दोनों को ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी गई है सी, यानी कि 52। इसमें क्या क्या आते हैं? हमारे स्वर आते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर हो जाते हैं हमारे 11 स्वर हैं, और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, 11 स्वर हो गए हमारे और 33 व्यंजन। 11 और 33 व्यंजन, 4 हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन, और उसके साथ में 2 होते हैं उच्छिप्त व्यंजन और 2 होते हैं अयोगवाह। अब इन सभी को आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 और 33 44, और 4 हो गए 48, और 2 50, और 2 52। तो ये सभी हमारे कितने हैं? 52 व्यंजन हैं, जिनमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं और 2 अयोगवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, और पहला और चौथा। तो महाप्राण ध्वनियाँ किससे? सी, यानी दूसरे और चौथे वर्ण से हैं। प्राण का अर्थ होता है श्वास, यानी कि वायु। ठीक है, तो प्राण श्वास के आधार पर जो हमारी व्यंजन ध्वनियाँ हैं उनको बांटा गया है। तो उनमें से दूसरा और जो चौथा वर्ग है वो उनमें जो वर्ण आते हैं उन्हें महाप्राण वर्ण कहा जाता है, महाप्राण ध्वनियाँ। और जबकि पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग होता है उनके वर्णों को बोला जाता है अल्प प्राण। अल्प प्राण ध्वनि यानी अल्प यानी कि कम, और प्राण यानी श्वास, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अल्प प्राण, और जिनमें अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ती है उन्हें महाप्राण कह दिया जाता है। तो उसी आधार पर प्रत्येक वर्ग के पहले और तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण और दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप यानी कि आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोर्स परचेज़ कीजिए। सभी कोर्सेज पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, सिलेबस स्टार्ट हो चुके हैं। आपका सिलेबस ज़्यादा ना छूट जाए उससे पहले आप कोर्स परचेज़ कर लीजिए, जिससे आप हमारे ऐप पर मिलने वाली सभी सुविधाएँ जैसे ऑनलाइन क्लासेस, क्लोज टेस्ट, PDF नोट्स आदि का लुत्फ़ उठा सकें। कोर्स परचेस करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप जो भी कोर्स परचेस करेंगे उस पर आने वाली सभी वीडियोस आपके सिलेबस से रिलेटेड ही होंगी। तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ के आपको करना क्या है? और यदि आप
लाइव क्लास लेने में असफल हैं, किसी रीज़न से आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो लाइव क्लास आपको जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और उसे रिकॉर्डेड क्लासेस को आप अपने परचेज़ किए हुए कोर्स के टाइम पीरियड में प्रत्येक क्लास को मैक्सिमम 3 बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला आपने पढ़ा होगा, वर्णमाला की डेफिनेशन कि वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसी भी वीडियो को, किसी भी शब्दों के समूह को या किसी भी वर्णों के समूह को हम, पहली बात शब्द समूह को तो कहते ही नहीं है। वर्णों के संकलन वर्ण समूह हो तो एक बार को हम कह भी सकते हैं, शब्दों के समूह को तो हम बोलते ही नहीं है वर्णमाला, क्योंकि वर्णों से मिलकर तो शब्द बनते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का मतलब इनमें से कोई भी 3 हैं जो वर्ण शब्द के अर्थ से रिलेटेड हैं, एक ऐसा है जो नहीं है। रंग है, रंग को भी हम वर्ण से उच्चारित करते हैं बहुत सी जगह पे, जिसे जैसे श्यामल वर्ण, श्यामल वर्ण यानी कि काला। ठीक है, कृष्ण वर्ण यानी उसका अर्थ भी काला होता है। ऐसे ही जाति में भी वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, उच्च वर्ण, निम्न वर्ण। ठीक है, अक्षर को भी वर्ण हम कहते ही हैं, पूरे हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला यानी वर्णों की माला, वर्ण वर्ण। ठीक है, तो अक्षर को भी वर्ण बोलते हैं, यानी कि ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनका अर्थ जो है वो वर्ण से मेल खाता हुआ है। मतलब इनको हम वर्ण के रूप में ही, अलग अलग इनका अर्थ अलग अलग है लेकिन वर्ण में ही उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, जो वर्ण से रिलेटेड नहीं है वो क्या है? आकाश। यानी कि इस क्वेश्चन वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा बी, आकाश। ठीक है, और ये सभी क्या हैं? इन सभी को जब अनेकार्थी शब्द आते हैं तो ये आपके अनेकार्थी शब्द में भी लिखे जा सकते हैं कि वर्ण के अनेकार्थी शब्द बताइए, तो वर्ण के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे रंग, जाति और अक्षर, या रंग के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे वर्ण, जाति और अक्षर। इसी प्रकार से जाति के अनेकार्थी शब्द होंगे रंग, वर्ण और अक्षर के होंगे वर्ण, रंग और जाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? अंतःस्थ वर्ण मैंने अभी आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व, ये सभी होते हैं हमारे अंतःस्थ वर्ण। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो आपको अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा नहीं है, बी यानी कि ह जो है वो अंतःस्थ वर्ण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, संघर्षी व्यंजन बोला जाता है क वर्ग से लेके प वर्ग तक के व्यंजन को, यानी क से म तक के व्यंजन को। तो इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इनमें कौन सा आएगा? तो इनमें से जो सही आंसर है वो हमारा है ज, क्योंकि ये क से लेके म तक के बीच में आता है, और कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में, च, छ, ज। ठीक है, ज। और बाकी के जो हैं य, र, ये र और व जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है, ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं। र और व जो है वो अंतःस्थ व्यंजन है, और जबकि ह जो है वो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनमें जब दो व्यंजन वर्णों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इनमें से जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो हमारा राइट आंसर है बी, यानी कि श। बाकी सभी जो है ये हमारे सभी क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। छ देखोगे तो छ बनता है क और स से, यानी कि ये दोनों व्यंजन है। त्र जो है त्र बनता है त और र से, तो ये दोनों भी व्यंजन है। और श बनता है हमारा श और र से, तो वो भी क्या है? दोनों ही
व्यंजन है। तो व्यंजनों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो सिर्फ हमारा कौन सा बचता है, श बचता है, षट्कोण, जो क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष किसे बोलते हैं, घोष बोलते हैं वह ध्वनियाँ जिनमें स्वर रज्जु में कंपन हो, मतलब जिनका उच्चारण करते पे हमारे स्वर रज्जु जो होते हैं जहाँ से उनका उच्चारण हो रहा है उस अंक में कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। उन्हीं को ही हम सघोष भी बोल देते हैं। सघोष यानी कि घोष के साथ यानी कंपन के साथ जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। और जिनमें कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसी के आधार पर अघोष और सघोष के मतलब वायु स्वर रज्जु में कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, यानी कि उनमें कंपन नहीं होता, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो हमेशा सघोष होता है। जो 5 वर्गों में हमारे बांटे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो हमेशा अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग जो है वो सघोष होता है। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है, र को हम देख रहे हैं तो उसमें देखो कंपन हो रहा है। शा को भी देखेंगे तो भी उसमें हमारे कंठ में हल्का सा कंपन होता है। और ता में कोई कंपन नहीं है, यानी इसका राइट आंसर है बी, ता। जबकि ड अगर हम पढ़ेंगे तो ड में भी कंपन होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ता। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, उसके लिए सबसे पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।